ठीक है, हमने सब देख लिया है। अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पे संसाधन। हमने तो देख लिया उत्पत्ति के आधार पे संसाधन देख लिया, हमने समाप्यता के आधार पे संसाधन देख लिया, हमने आपके स्वामित्व के आधार पे संसाधन को देख लिया। जो लास्ट बचा है विकास के स्तर के आधार पे संसाधन, यानी हम उस चीज़ों को यदि निकाल ली हैं तो उसका हम कितना विकास अपने देश के लिए कर सकते हैं। क्या विकास करेंगे, मान लीजिए कोई भी आपके देश में मान लीजिए कोई संसाधन है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप अपने देश के अगर विकास के लिए, अगर देश के डेवलपमेंट के लिए अगर आप उसको लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए देश का विकास करना है तो आप उस ला के 50 लाख रुपए ला के उसको निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन 50 लाख रुपए निकाले, लेकिन जैसे संसाधन और विकास के स्तर के आधार पर जब उसका हम मूल्यांकन किए तो मालूम चला वो तो 10,000 रुपये के संसाधन इसके बराबर नहीं है। तो क्या वो संसाधन के श्रेणी में आएगा, क्या वो विकास के लेवल पे आएगा? तो उस संसाधन की कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन हम आज यहाँ पे विकास के स्तर पे ऐसे संसाधन जो हमारे विकास में काफ़ी संभावी अपना रोल प्ले करते हैं, अपना अहम महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग संसाधनों का आज हम देखेंगे, जिसमें पहला है संभावी संसाधन। ठीक है, ये वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं किया गया। देखिए मैं बताता हूँ, पहला है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन, ठीक है, संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होते हैं? देखिए ऐसे संसाधन जो हमारे देश में उपलब्ध हैं, आपके पास हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है, आपके पास हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? जैसे कर रहे हैं गुजरात, आप जानते हैं गुजरात में काफ़ी गर्मी होता है, राजस्थान में काफ़ी गर्मी होता है, सूर्य किरणें वहाँ पे सालों साल सीधे चमकती रहती हैं और काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा मतलब धूप, वहाँ पे सूर्य की किरणें मिलती हैं। तब बताइए जहाँ पे सूर्य की किरणें मिलेंगी वहाँ पे यदि हम सोलर प्लेट को लगा दें, पूरे जितना एरिया वहाँ पे खाली वहाँ पे सोलर किरणें लगा दें, तो जब सूर्य की किरणें आएंगी तो चार्ज होगा, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, विद्युत पैदा करेंगे और उस रीजन में रहने वाले लोगों को बिजली की आपूर्ति तो हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए काफ़ी बड़े स्तर पर वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो बड़े स्तर पर लोग रह रहे हैं तो उसको सोलर लगाने के लिए उतने लोगों के बिजली के लिए सोलर लगाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे ऑब्वियसली चाहिए। एक दो घर का तो बात है नहीं, हज़ारों लाखों घर होंगे, छोटा मोटा एरिया में तो लगाना नहीं है आपको, हेक्टेयर किलोमीटर वाली रेंज में लगाना है, तो सरकार के पास उतने पैसे नहीं हैं। पवन ऊर्जा, वहाँ पे समुद्र किनारा है गुजरात में, आप जानते हैं वहाँ पे बहुत तेज़ गति से हवाएं चलती हैं, जहाँ हवाएं चलती हैं वहाँ पे समुद्र किनारे आप जानते हैं वायु के ऐसे टरबाइन होते हैं, 3-3 पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और इसकी बैटरी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे स्टोर करके इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को, उस विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये जो आप टरबाइन है 3 पत्ती वाला, आप देखे होंगे कहीं भी इमेजेस में, मूवी में भी देखे होंगे, इसको चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना आपको। इसको लाने के लिए आपको वहाँ पे पूरे एरिया में एक दो तो लगाना नहीं, आपको हज़ारों लाखों की तादाद में लगाना होगा, पैसे तो चाहिए ना, तो उसे ही बोलते हैं संभावी संसाधन। ठीक है, दूसरा है विकसित संसाधन। अब देखिए विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के विकास प्रौद्योगिकी और उनकी क्षमता के आधार पर निर्भर होता है। देखिए विकसित संसाधन, अभी हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं, चाहे कोयला हम निकाल रहे हैं, ठीक है, चाहे मुंबई हाई से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, ठीक है, चाहे हम खनिज संसाधन निकाल रहे हैं, लौह अयस्क निकाल रहे हैं, चाहे अलौह अयस्क निकाल रहे हैं, चाहे हम क्या बोलते हैं आपका चूना पत्थर निकाल रहे हैं अपने देश से, चाहे कोई भी संसाधन आज हम निकाल रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास पैसे हैं, टेक्नोलॉजी भी, उसको हम आसानी से निकाल रहे हैं, उससे हमको पैसा भी मिल रहा है। तो ऐसे संसाधन जो गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं विकसित संसाधन। ठीक है, जिसका दोहन अभी किया जा रहा है, इसका निकाला जा रहा है। तीसरा है भंडारण। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव उसकी पहुंच से बाहर है, भंडारण में शामिल आता है। जैसे कह रहा है, हम मानते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा मेरे पास टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम तो जीवन भर फेलियर ही रह जाएंगे। सब कोई जानता है इंसान के अंदर असीमित क्षमता, असीमित शक्तियाँ छिपी हुई रहती हैं। यदि इंसान उस असीमित और छुपी हुई क्षमताओं का इस्तेमाल करे तो धरती पे जो कुछ बनना चाहे वो आसानी से बन सकता है। लेकिन उस असीमित जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, उसको आपको बताने वाला तो कोई चाहिए। भाई तुम्हारे अंदर इतनी क्षमताएं, अगर तुम उसका इस्तेमाल सही वे में करोगे तो तुम IAS क्या, PCS क्या, तुम दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट भी बन सकते हो। लेकिन कोई बताने वाला तो चाहिए जो आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपको हमेशा मोटिवेट करने वाला तो चाहिए, भाई तुम भी कर सकते हो।
ठीक है। तो वो कह रहा है ऐसे संसाधन जो हमारे पास हैं, भंडारित हैं, लेकिन अभी मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास प्रौद्योगिकी उतना नहीं उसको हम निकाल सके। जैसे आप जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन वाली गाड़ी चलती है, हाइड्रोजन वाली ट्रेनें भी चलती हैं फ्रांस उधर यूरोपियन कंट्री में। तो हम हमारे जानते हैं धरती पर 90% के आसपास क्या है, पानी ही पानी है, 2/3 पानी ही पानी है, 3 में से 2 भाग पानी ही पानी है। लेकिन यदि इस हम पानी से इस जल में से हम हाइड्रोजन को निकाल ले तो पूरी दुनिया के लिए जितने भी फ्यूल होगा, ईंधन होगा, ईंधन तो हमको ये हाइड्रोजन पूर्ति कर देगी। तो हमको क्या जरूरत है, हमको कोयला निकालने का, क्या जरूरत है हमको पेट्रोल बनाने का, क्या जरूरत है हमको कार्बन डाइऑक्साइड इतना एमिशन करना जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सके। लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है तो बताइए कमेंट करके। टेक्नोलॉजी है जिस जल में से हम हाइड्रोजन निकाले, ऑक्सीजन को अलग अलग कर दें? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचित कोष, ठीक है, लास्ट है इसमें का संचित कोष। संचित कोष मतलब संचित संसाधन। ठीक है, अब है देखिए संचित कोष, यह संसाधन भंडार का हिस्सा, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता में प्रयोगों से लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ में नहीं हो रहा है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। नदियों को जल विद्युत पैदा करने पर प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने पर प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने में ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब बताइए, अगर मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, अब पैसा कमा के सब आप ही उसको उड़ा लें, आप जो पैसा आप कमा रहे हैं उस सारे पैसा को केवल आप ही उड़ाइए। ठीक है, उस पैसा को जब आप ही केवल उड़ाएंगे, उस पैसे को आप उड़ाएंगे तो अगर मान लीजिए आपके जो जनरेशन होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनको तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना, सब कुछ आप ही कमा के खा के खत्म कर देंगे, तो वो भी आएंगे तो आपको दो बात बोलेंगे, गाली दे के जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए तो कुछ बचाएंगे ना। ठीक है, तो वही कर ऐसा हमारे देश में है, उसको निकालने की टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसका भी इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि भविष्य में जो लोग हैं, भविष्य में हमारी जो जनरेशन आएंगे उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दें। सारा पेट्रोल और कोयला आप ही खा लीजिए, सब आप ही ईंधन का इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी आने वाले जो जनरेशन होगा उसको पता चले आपको मोबाइल क्या बोलते हैं साइकिल से ही चलना पड़े तो कितना बुरा फील करेंगे सब, वो हमको तो गाली ही देंगे। तो इसलिए कहने का मतलब है हमारे पास कोष है, संचित भंडार है, संचित कोष है, लेकिन अभी हम फ्यूचर के लिए उसको छोड़ दे रहे हैं ताकि उसका सही वे में इस्तेमाल किया जा सके, उसी को बोलते हैं संचित कोष एवं भंडार। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला टॉपिक आज हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक बचेगा संसाधनों का विकास, यानी संसाधनों का विकास कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है। ठीक है, कहिए तो इसे मैं अभी, ठीक है, चलिए इसी लेक्चर में आपको कंप्लीट कर देता हूँ। संसाधनों का विकास क्या होता है? संसाधनों का विकास देखिए, संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, संसाधन जिस जीवन के लिए, सॉरी यार ये गड़बड़ हो गया मेरे से, आप इसको ऐसे कर देता हूँ, मैं इतना फंड फैला देता हूँ। ठीक है, देखिए, चलिए ठीक है, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव को इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। अच्छा, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप कह रहे हैं हम संसाधन का इसलिए, हमारे अगर धरती पे अगर हमको पृथ्वी जितने भी संसाधन दिए उसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, मनुष्य अपना विकास कर सके, मनुष्य अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप इतना अंधाधुंध डेवलपमेंट कर लीजिए, इतना अंधाधुंध डेवलपमेंट कर लीजिए कि वो इंसान के अस्तित्व में ही खतरे में डाल दे। आप निकाल रहे हैं ताकि आप सुख चैन वाला जीवन जिएंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, लेकिन पता चल रहा है उसी संसाधन को निकालने में आप कैसे खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, आपका अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। तो उस संसाधन का क्या प्रयोग करना है? तो वही कह रहा है, हम मानते हैं इंसानों के लिए संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या संसाधनों का इस तरह इस्तेमाल करना भी जरूरी है कि हम अपने आने वाले भविष्य खुद हम अपने आप को खतरे में डाल लें? नहीं। तो इसलिए संसाधनों को जो विकास किया गया है उसको सोच समझ के हमें करना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत किसी भी पीढ़ी को ना होना, हमको होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। पहला, कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए सारे धरती पे इतने अमीर लोग हैं, सारे लोग संसाधन का इस्तेमाल एक समान कर रहे हैं, गरीब से अमीर लोग नहीं कर रहे हैं। 90% जो अमीर लोग हैं वही अधिक से अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% से ज़्यादा अमीर लोग संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं? उनके पास फैक्ट्री है, ठीक है, उनके पास कई वैन है, कई गाड़ियां हैं। ठीक है, तो उन गाड़ियों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे धुआं निकल, CO2 निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, तमाम CH4 मीथेन
तमाम तरह के खतरनाक पर्यावरण जनित जो गैसें निकल रही हैं जिससे नुकसान हो रहा है। और आप और हम तो मान लीजिए गाड़ी की ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाइक 2 बाइक रख लेंगे, अब बहुत कमाएंगे तो 1-2 4 व्हीलर रख लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन जिसके पास बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, हज़ारों गाड़ियाँ रखा है, जिसके अपने खुद के घर 10-10 गाड़ियाँ हैं, तो वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है क्या? वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कह रहा है कुछ व्यक्तियों के लालच में संसाधनों का ह्रास हो गया। ठीक है। दूसरा है संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, जिससे समाज के 2 हिस्सों में संसाधन संपन्न संसाधन अर्थात अमीर और गरीब बढ़ गया। यानी जो संसाधन है समाज के कुछ ही लोग में बताया ना, 90% अमीर लोग ही 10% अमीर लोग ही भारत के या दुनिया के 90% संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हम संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इससे अमीरी और गरीबी में फर्क बढ़ते गया है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है। जब अमीर और जिस देश में आप रह रहे हैं, अगर उस देश में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उस देश में तनाव पैदा होंगे। तनाव किसके बीच पैदा होंगे? रिच और पुअर के बीच में तनाव बढ़ेंगे। जब तनाव बढ़ेंगे तो वही तनाव हिंसा का रूप लेंगे और एक समय आएगा वो हिंसा काफ़ी भयानक रूप ले लेगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि संसाधन के दुनिया के जो 90% संसाधन है वो 10% दुनिया के अमीर इंसानों के हाथ में, जो उसका इस्तेमाल दोहन कर रहे हैं अपने पर्सनल और अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। ठीक है। हालांकि उसका इस्तेमाल इंसान छोटे पैमाने पर गरीब लोग भी कर रहा है लेकिन काफ़ी कम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण इत्यादि। अगर आप संसाधन का अंधाधुंध इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, आप, मैं बोला ना, आंख मूंद के संसाधन का इस्तेमाल करते जाइए। ठीक है। तो अगर आप आंख मूंद के संसाधन का इस्तेमाल कीजिएगा, ना आगे सोचिएगा ना पीछे सोचिएगा, बस अपने भूख को, आप अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते आप आगे बढ़ते जाइएगा, तो आपको क्या होगा? आपको यही होगा ना, आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप धरती गर्म होगी, जो धरती की टेम्परेचर जितना चाहिए उतना नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी। धर्मिक टेम्परेचर 22 डिग्री हो जाएगी, 20 डिग्री, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगी। तो खतरनाक बीमारियाँ होंगी, तमाम तरह की डिजीज़, खतरनाक महामारियाँ पैदा होंगी, जिससे इंसान अपने आप को बचा नहीं पाएगा, वो मौत का कारण बन जाएगा, मौत का सबब बन जाएगा। ओजोन परत आप जानते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत है, समताप मंडल में ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली जितने भी हानिकारक और खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको रोक के हमको शुद्ध अल्ट्रावायलेट किरणों को देता है। अल्ट्रावायलेट कुछ अच्छी भी किरणें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, तो उनको हम पास कर देता है, बाकी जो खतरनाक होती है उनको वापस रिटर्न करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है उनको। तो वो अगर हम तेज़ी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CFC, ये जितने भी घातक जो गैसें, इसका हम अधिक से अधिक एमिशन करेंगे, उत्सर्जन अपने वायुमंडल में करेंगे, तो ये जो आपका ओजोन परत है, ये टूटेगा। जब ओजोन परत टूटेगा तो जाहिर सी बात है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आपको नुकसान पहुंचाएंगी और तमाम तरह के आपको स्किन कैंसर और खतरनाक बीमारियां पैदा होंगी। और कह रहा है इंसान इतना ज़्यादा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, भूमि भी आपका निम्नीकरण हो गया, यानी भूमि भी अब बंजर होते जा रही है, भूमि भी नुकसान होते जा रही है। भूमि पर जो पहले खेती, जिस भूमि पर जितना खेती होता था, दिन पर दिन वो भूमि की खेती की जो आपका जो क्षेत्रफल वो घटते जा रहा है। ठीक है। तो अगर संसाधनों का हम सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों के समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और अगर हम संसाधन का सही से सोच समझ के और अमीर गरीब के बराबर हिस्से में देख अगर संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा हमारा जो धरती है, पृथ्वी पे अस्तित्व का उसके खतरा मंडराने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा पृथ्वी भी खत्म हो जाएगा और इंसान की आबादी उस पर रहने लायक नहीं हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमको सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाना है। ठीक है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषण विकास का ही एक हिस्सा है। इसलिए हमें एक ऐसे विकास के बारे में सोचना चाहिए, ऐसे विकास के बारे में सोचना चाहिए जो अभी हमारे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ भविष्य में जो लोग आ रहे हैं उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे और उसके साथ साथ कोई खतरनाक बीमारियां, खतरनाक महामारी जैसी बीमारियां पैदा ना करे, जिससे कि सारे लोग सुख और शांति की ज़िंदगी जी सके। जैसे सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान पहुँचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी आप विकास कीजिए, सतत पोषणीय विकास कर रहा है, हमें विकास करने से आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप विकास कीजिए। ठीक है। हम विकास करने से आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप विकास कीजिए, लेकिन ऐसा विकास कीजिए जो आपका भी विकास हो लेकिन साथ साथ आपके जो प्रकृति है, प्रकृति का नुकसान ना हो। ठीक है। वो विकास ही विकास किस काम का, जिस विकास में केवल इंसान का ही विकास हो और जो नेचर जो नेचर हमको दिया है, जो चीज़ खुद नेचर ही उसका भुगते, तो ऐसा विकास हमें नहीं करना। वैसे विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बताइए गाइस,
दुनिया में इंसान बहुत लालची प्राणी है। धरती का सबसे कोई कपटी, सबसे कोई धूर्त, स्वार्थी कोई है तो इंसान है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी लालची हूँ, मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ, मेरी भी इच्छाएं, आपकी भी इच्छाएं। तो अगर इस इंसान की इच्छाओं पे अंकुश न लगाया जाए तो इंसान पूरी दुनिया के संसाधन को खा लेगा, बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा 100 साल के अंदर ही। तो इसके देखते हुए पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े जो लीडर थे, उनके जो वाकई सोचते थे प्रकृति के बारे में, वाकई धरती को बचाना चाहते थे, उन्होंने 1992 में 1992 में जर्मनी में एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पे अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया था। कहा था देखिए, यदि अगर हम बड़े बड़े नेता आगे नहीं आएंगे तो छोटे लोग क्या समझेंगे। आप और हमें पर्यावरण को मुद्दा यदि समझते हैं तो ठीक है, आप अपने क्षेत्र तक फैला सकते हैं, अपने राज्य तक फैला सकते हैं, बहुत फेमस होंगे तो देश तक फैलेंगे, तब तक आपका बहुत नाम हो जाएगा, तब आपको इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाएगा। लेकिन अगर वही सारे देश के लोग मिलकर एक संस्था बना के उस पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें तो आपसे बेटर वे में वो बचा सकते हैं और उसका विकास सही वे में कर सकते हैं। तो 1992 में पूरे दुनिया के नेता एक होते हैं, 100 से भी अधिक। यहां पे पढ़ लीजिए, जून 1992 में, यही 5 जून जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। कहा गया था यार, अगर वो लोग सोचे, 100 से अधिक लोग सोचे, अरे यार इंसान को अगर हम इंसान पे कंट्रोल नहीं करते, इंसान तो बर्बाद कर देगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश हैं वो इकट्ठा होके और पूरे दुनिया के बारे में सोचें, नहीं तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, तो सोचने से क्या फायदा होगा। और सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं सदी, यानी अभी जो सदी चल रही है, सतत पोषणी विकास एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा ठीक है, हम एजेंडा 21, चूंकि जानते हैं 1992 20वीं सदी का लास्ट चल रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम 21वीं सदी से 21st सेंचुरी से अब हम बातें सोचेंगे और वहां पे एजेंडा 21 लाएंगे, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में हम पर्यावरण प्रदूषण को बचाने की कोशिश करेंगे, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होने देंगे, सारे जितने भी जैव विविधताएं हैं, बायोडाइवर्सिटी, उनको बचाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई मरे ना, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो, हम तो स्वस्थ रहें ही, साथ साथ जो जितने भी छोटे मोटे क्रिएचर्स हैं वो भी स्वस्थ रहें। ठीक है, तो ये एजेंडा 21 बना। आइए एजेंडा 21 क्या है, इसे एक बार पढ़ के देख लेते हैं। यह एक घोषणा है जो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत की थी। यूएनसीडी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पर्यावरण और विकास से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं इंटरनेशनल स्तर पे, उनकी देखरेख करती है। तो वही इसका लीडरशिप 100 लोगों को इकट्ठा करके किया था और इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना था। यानी सतत पोषणी विकास, ऐसा विकास जो हमारे धरती पे कोई नुकसान न हो और विकास भी हम करें। यह एक कार्यसूची जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के लिए पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना एजेंडा 20 का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक स्थानीय निकाय स्थानीय एजेंडा तैयार करना है। और बोला हमें विकास करना है, नो डाउट हमको विकास, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य इसलिए टैलेंटेड, मनुष्य के पास ब्रेन है, टैलेंटेड है, उसे विकास करने की पूरी आज़ादी है, विकास करने का पूरा हक है और प्रत्येक देश को विकास करने के पूरा हक है, उसे विकास करना है। तो हमें विकास करना है, लेकिन ऐसे विकास करना है, हम भूखमरी, गरीबी, बीमारी, तमाम चीज़ों को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए विकास करना है। और प्रत्येक देश, जितने भी दुनिया में देश है, अपने स्तर पर वो पैमाना बनाएंगे विकास करने का, ताकि विकास को बढ़िया से सुचारू वे में चलाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे बनाया गया एजेंडा 21। तो उम्मीद करते हैं गाइस आप अच्छे होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम संसाधन नियोजन के बारे में बात करेंगे, संसाधन प्लानिंग यानी रिसोर्स प्लानिंग, फिर संसाधन में भारत में क्या क्या नियोजन किए गए, फिर ऐसे करते करते आपका चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। आप कहिएगा तो एक लेक्चर में 1 घंटे में प्रोवाइड करा के कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करते हैं छोटा छोटा दूंगा तो आप आसानी से समझेंगे। बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।